परिचय की बात करूं तो जो हमारे बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, इनका जो जन्म था, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है। वो कहते हैं पाठ की जब वो शुरुआत करते हैं तो लेखक कहते हैं बस उन्हें लगा कि सरकार भाई उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार करेगी क्योंकि वो लॉर्ड कर्जन है। मतलब यहाँ पर आपने हमें दबाने के लिए कोई कसर नहीं किया अपने शासनकाल में। हेलो बच्चा लोग मेरे, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। तो मैं आपकी गरिमा मैम, आज हम लोग इस कक्षा में जिस पाठ को पढ़ने वाले हैं वो कोई पाठ नहीं, एक व्यंग्यात्मक रचना है। और वो जो व्यंग्यात्मक रचना है ना, वो हमारे बाल मुकुंद गुप्त जी का है, विदाई संभाषण। आज हम इस पाठ से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं आपके परीक्षा को लेकर, वो सारी बातें मैं आपको इस कक्षा में बताने वाली हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इस पाठ के जो लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, हम उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदी साहित्य के जो भारतीय युग रहा है, जो द्विवेदी युग रहा है, उसके एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं, उसके पत्रकार रहे हैं, उसके निबंधकार रहे हैं। इनकी जो अपनी तीखी राजनीतिक टिप्पणियां होती थी या जो ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखते थे ना, यानी व्यंग्यात्मक शैली से तात्पर्य है किसी पर कटाक्ष करना, उस पर जो ये लिखते थे ना, उसके लिए ये जाने जाते थे। इनके अगर मैं जीवन परिचय की बात करूं तो जो हमारे बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, इनका जो जन्म था वो 1865 ईस्वी में हुआ। रोहतक, जो कि हरियाणा में, यहां पर एक गांव था गुडियानी गांव, वहां पर इनका जन्म होता है। निधन इनका 1907 में होता है। इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी, जब इन्होंने शिक्षा शुरू किया तो ये उर्दू और फारसी में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में इन्होंने हिंदी भी सीखा था। इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी योगदान रहा। इसी के माध्यम से इन्होंने आम जनता को प्रेरित किया, चीजें उन्होंने समझाया। उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में कई प्रसिद्ध अखबारों का संपादन किया था। वह अखबारें चुनार, कोहिनूर, भारत मित्र और हिंदुस्तान जैसे पत्रों का संपादन किया था। पत्रकार के रूप में उन्होंने हमेशा जो ब्रिटिश शासन थी, उस समय अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन हुआ करता था, उनकी जो गलत राजनीतियां होती थी, उनकी जो गलत नीतियां वो हमारे लिए बनाते थे, उसके बारे में हमें क्या कराते थे, अवगत कराते थे। हमें वो क्या करते थे, उनके बारे में बताते थे। आगे अगर हम बात करें इनकी रचनाओं का, तो इनका जो शिव शंभू के चिट्ठे और खत, ये इनकी सबसे लोकप्रिय कृतियां रही है, सबसे लोकप्रिय क्या रही है, रचनाएं रही है। ठीक है, शिव शंभू के चिट्ठे और खत। कविताएं अगर बात करें, खिलौना, खेल तमाशा और स्फुट कविताएं। अनुवाद इन्होंने किसका किया था, उन्होंने संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक एक था रत्नावली और बंगला के कादम्बरी का हिंदी में कुशलता से अनुवाद भी किया था। इनकी जो लिखने की विशेषता थी ना, इनकी जो साहित्यिक विशेषता थी ना, उसकी तो आप पूछिए भी मत। ये व्यंग और कड़ा प्रहार करते थे। गुप्त जी अपनी बातों को सीधे कहने के बजाय वो डायरेक्ट नहीं कहते थे कि कोई बात सीधे जाके कह दे, वो कहते तो जरूर थे बात, लेकिन उसको व्यंग के माध्यम से कहते थे, जिससे ब्रिटिश सरकार भी निरुत्तर हो जाते थे। मतलब उसका उत्तर ब्रिटिश सरकार भी उस समय नहीं दे पाती थी। खड़ी बोली का विकास हुआ, उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को निखारने में और उसे एक मानक रूप देने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शिव शंभू का चिट्ठे, जो इनका सबसे लोकप्रिय जो है कृति रही है, उसके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था पूरा। उसमें उन्होंने विदाई संभाषण, जिस पुस्तक से लिया गया है, उसमें उन्होंने शिव शंभू नाम के एक भांग छानने वाले काल्पनिक पात्र का सहारा लेकर तत्कालीन उस समय जो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, उन पर तीखे राजनीतिक बाण चलाए थे, ताकि वो क्या हो जाए, ताकि वो सेंसरशिप और जेल जाने से क्या हो सके, बच सके। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनके लेखन की क्या थी, विशेषताएं थी। अब हम चलते हैं इस पाठ की तरफ, विदाई संभाषण। विदाई संभाषण की बात करें तो ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्यंग्यकार
बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित एक बहुत प्रभावशाली व्यंग्यात्मक लेख है। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से बनता है कि विदाई संभाषण किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त जी की। और ये किस प्रकार की रचना? तो ये एक व्यंग्यात्मक लेख है। और ये कहां से लिया गया है? तो ये जो पाठ है वो लिया गया है शिव शंभू के चिट्ठी का ये एक प्रसिद्ध अंश है, मतलब पूरा नहीं, एक छोटा सा उसका अंश यहां पे लिया गया है। इस निबंध में भारत के पूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियां, जो हमारे लॉर्ड कर्जन, आप सभी लॉर्ड कर्जन को जान ही रहे होंगे, तो उनकी जो नीतियां थी, दमनकारी नीति जो थी, और उनकी भारत से विदाई का मार्मिक तथा व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। मतलब यही थे वो हमारे लॉर्ड कर्जन जी, जिनकी वजह से बंगाल का विभाजन हुआ था। और उन्होंने जो भी ये नीतियां बनाई थी, जब वो भारत से जा रहे थे, उस समय उन पर ये इन्होंने एक व्यंग्यात्मक क्या किया था, उसका चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया था। वो कहते हैं, पाठ की जब वो शुरुआत करते हैं तो लेखक कहते हैं, बहुत गहरे कटाक्ष से शुरुआत करते हैं, और वो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आखिरकार आपके शासन काल का अंत हो ही गया। कर्जन ने सोचा था कि वो भारत के अस्थायी शासक बन चुके हैं, मतलब आखिर आपके भी जाने का समय हो ही गया ना कर्जन जी। आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था कि हम तो भाई भारत पर शासन करने चले आए हैं और हमारे शासन का तो कभी अंत ही नहीं होगा, हम तो अस्थायी रूप से यहाँ के शासक बन गए हैं। लेकिन हम आपको कर्जन जी क्या ही बताएं, ईश्वर की इच्छा के आगे उनका अंत तय था। लेखक कहते हैं, विदाई का समय बहुत ही करुणामय होता है। कर्जन जी, हम आपको एक चीज और भी बता रहे हैं कि भारत की यह परंपरा रही है कि यहाँ लोग अपने दुश्मनों को भी विदाई के समय माफ कर देते हैं। मतलब हम भारतवासी ऐसे हैं ना कि हमारा यदि कोई दुश्मन भी है और जब वो जा रहा होता है, उसकी विदाई हो रही होती है, तो उसने जो भी हमारे साथ गलत किया होगा या जो भी उसकी गलती रही होती है, हम उसको क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। अरे हम आपको क्या ही बताएं, हम भारत वाले में यहां तक की है कि जब किसी की विदाई होती है ना, उस समय जो पशु पक्षी होते हैं ना, वो भी आंसू बहाते हैं, वो भी रोने लगते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। शिव शंभू जो थे ना, उनकी 2 गायें थी, ठीक है, मतलब वो शिव शंभू, उसको एक काल्पनिक जो है वहां पे उन्होंने एक चित्रण प्रस्तुत किया था, एक व्यक्ति था उसका। वो कहते हैं उनके 2 गायें थी, जिसमें से एक गाय शक्तिशाली गाय थी और दूसरी कमजोर गाय थी। जो शक्तिशाली गाय थी वो क्या करती थी, जो बेचारी कमजोर गाय थी उसको मारती थी। एक दिन ऐसा होता है कि जो शक्तिशाली गाय होती है वो चली जाती है। अब जो कमजोर गाय है, भले शक्तिशाली गाय उसको मारती थी, पीटती थी, परेशान करती थी, लेकिन जब वो शक्तिशाली गाय चली जाती है तो कमजोर गाय ने दुख में, उसके जाने के दुख में, उस दिन वो चारा भी नहीं खाती है। तो सोचिए, हम तो मनुष्य हैं। मतलब इस चीज के जरिए लेखक क्या दिखाते हैं कि भारत में भी बिछड़ने पर, भारत में पशु भी बिछड़ने पर क्या होते हैं? दुखी होते हैं। यहां इंसानों की तो आप बात ही मत करिए। लेकिन कर्जन के क्रूर शासन के कारण भारतीयों के मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं बची थी। यानी जो कर्जन थे बहुत क्रूर थे, बहुत कुछ उन्होंने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया था। तो उनका जो ये अत्याचार था, उनका जो ये क्रूर वाला शासन था, उसके कारण जो भारतीय लोग थे ना, ये भारत के लोग थे ना, उनके दिल में उनके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं बची थी कि भाई आप जा रहे हैं। आगे वो कहते हैं, लॉर्ड कर्जन जी, हम आपको क्या ही बताएं, जब आप पहली बार भारत आए थे ना, तो उनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं था। मतलब उनका रुतबा ऐसा था कि दिल्ली दरबार में उनका और उनकी लेडी का सिंहासन सबसे ऊंचा था। वे सोने के सिंहासन पर बैठते थे और भारत के जो अमीर राजा महाराजा होते थे वो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। इस अत्यधिक सम्मान ने कर्जन के भीतर बहुत अहंकार भर दिया। अरे बाप रे, मतलब हमारा अलग ही रुतबा है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। वो खुद को क्या समझने लगे? वो खुद को समझने लगे कि हम सर्वशक्तिमान हैं।
भारतीय और भारतीय जनता के सुख सुविधाओं को पूरी तरह भूल गए। वो सोचे हम तो भाई सबसे शक्तिमान तो सर्वशक्तिमान हम ही हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये जो आम जनता थी, ये जो भारतीय जनता थी, जिसकी वजह से आप वहां तक पहुंचे थे, उसको तो आप भूल ही गए थे। उसकी तो सारी सुख सुविधाओं को आप भूल गए थे। मतलब आपको वो जो सम्मान प्राप्त था वो इन्हीं आम जनता की वजह से आपको वो सम्मान प्राप्त था। आपने तो ये कर रखा, मतलब यहां पर आपने हमें दबाने के लिए कोई कसर नहीं किया। अपने शासनकाल में भारतीय जो थे वो अपनी आवाज ना उठा सके, आपके लिए कुछ बोल ना सके, इसके लिए आपने क्या किया, प्रेस पर पाबंदी लगा दिया, यानी समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को छीन लिया ताकि आपके खिलाफ कोई कुछ लिख ना सके। आपने शिक्षा का विनाश कर दिया। आपने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था पर कड़ा सरकारी नियंत्रण लगा दिया ताकि जो भारत का युवा है वो कहीं जागरूक ना हो जाए, कहीं उसको ये पता नहीं चल जाए कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। और सबसे गलत चीज जो आपने किया, जो आपको नहीं करना चाहिए था, जिससे आप हर भारतीय के नजर से गिर गए, वो आपने किया था बंगाल विभाजन। भारतीय ने इसका विरोध किया कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा मत करिए, ये हमारे लिए सही नहीं है। उसके बावजूद भी आपने अपनी जिद में आकर बंगाल का विभाजन कर दिया और उसका उद्देश्य सिर्फ आपका यही था कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था, जिससे क्या हो जाए कि देश में भारी असंतोष फैल जाए। तो ये सब जो आपने किया था, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि भाई आपके जाने का हमें दुख होगा। लेकिन हाँ भाई, अब क्या ही बताएं, दुख तो हमें है ही। वो कहते हैं करजन ये समझने लगे थे कि भाई, वो समझने लगे कि हम तो सर्वशक्तिमान हैं, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता था। तो करजन का मानना था कि उनके इशारे पर तो पूरी ब्रिटिश हुकूमत और भारत चलता है। लेकिन इनका जो ये भ्रम था कि हमारे ही हुक्म पर ये सब कुछ हो रहा है, उनका भ्रम तब टूटा जब उन्होंने विलायत इंग्लैंड की सरकार से अपनी पसंद के एक अंग्रेज फौजी अफसर को अपनी काउंसिल में रखने की जिद की और ब्रिटिश सरकार उनकी इस मांग को ठुकरा दिया कि नहीं भाई, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप जो चाहे वो आप हमसे नहीं करवा सकते हैं। अब बस इसी अहंकार में आके कि अच्छा आप क्यों नहीं कर सकते हमारे लिए, हम तो भाई कुछ भी कर सकते ना, हम तो कैसे, हम तो भाई, हम कौन है, हम तो लॉर्ड कर्जन हैं। इसी अहंकार में आकर कर्जन ने विरोध स्वरूप इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगर आप इस चीज को नहीं स्वीकार करते हैं तो हम अपने पद से इस्तीफा देते हैं। बस उन्हें लगा कि सरकार भाई उनका इस्तीफा नहीं स्वीकार करेगी क्योंकि वो लॉर्ड कर्जन हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार भी इसी चीज का इंतजार कर रही थी क्योंकि ब्रिटिश शासन को यह पता था कि कब उन्हें क्या काम करना है। अगर वो जान रहे थे कि बंगाल विभाजन के बाद जो भारतीय जनता है वो आक्रोश में आ चुकी है, अब उसको संभाल पाना बहुत मुश्किल है, तो उनके पास यही विकल्प था कि अब इनको यहां से हटाना ही पड़ेगा। तो जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, तुरंत उन्होंने क्या किया, इस्तीफा जो ब्रिटिश शासन थी उन्होंने इस्तीफा को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा सरकार उनका इस्तीफा नामंजूर कर देगी और उनकी बात मान लेगी, लेकिन सरकार उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लेती है। इसके बाद एक नए वायसराय की नियुक्ति भी कर दी गई, जिससे कर्जन की भारी जगहसाई हुई। यानी कर्जन को जो लगा था वो भाई, उससे उनका क्या हुआ, एक बेइज्जती हुई उनकी कि अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है। अब इसके बाद लेखक कर्जन से सवाल करते हुए कहते हैं कि कर्जन, आप यहाँ क्या करने आए थे, मतलब पूछते हैं कि आप यहाँ क्या करने आए थे। आप सोचे थे एक बढ़िया हम शासन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, और क्या करके आप चले गए, क्या करने आए, क्या करके आप गए। भाई जो एक राजा होता है उसका कुछ कर्तव्य होता है, राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के हित में कार्य करे। लेकिन आपने इस देश की प्रजा के हित में कोई कार्य नहीं किया। आपने तो वो कार्य किया जो आपको करना ही नहीं था। आपने क्या किया, आपने आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाया, प्रजा की कोई बात नहीं सुनी, प्रजा की आवाज दबाकर उनकी मर्जी के विरुद्ध अपने जिद से काम लिया। क्या यही सुशासन है। यहां लेखक एक और चीज कहते हैं कि कैंसर यानी जर्मन तानाशाह का एक शासन था। कैंसर एक क्या था, और जाट
यानी रूस का एक तानाशाह शासक था जो कि भी किसी की नहीं सुनता था, मतलब किसी की बात, वो भी तानाशाह थे, लेकिन वो लोग भी कभी कभी अपनी प्रजा की बात सुन लेते थे। और हम उतनी दूर क्यों जाएं, हम आपको बता दें कि आसिफ शाह की प्रार्थना सुनकर जो नादिर शाह थे, उन्होंने भी क्षण भर में ही दिल्ली में कत्लेआम रोकने की हुक्म दे दिया था। ठीक है, लेकिन प्रजा की बात सुनना तो दूर, करजन ने उनको कभी अपने पास फटकने तक नहीं दिया। मतलब आप प्रजा की बात सुने, ये तो बहुत दूर की बात है। आपने कभी भी जो आपकी प्रजा है, जिनके बदौलत आप आज वहां तक पहुंचे हैं, उसको कभी आप अपने पास तक फटकने नहीं दिए। और 8 करोड़ भारतीय जनता ने करजन से बंगाल का विभाजन ना करने की प्रार्थना भी की, जिसे अपनी जिद पूरी करने के लिए आपने क्या कर दिया, उसे अनसुना कर दिया, उसे सुना ही नहीं, और आपने वही बंगाल का विभाजन कर दिया। आगे लेखक कहते हैं कि इस देश की जनता अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान देती है। मतलब उसको पता है कि भाई अगर आप गलत कर रहे हैं, अगर ये चीज हो रहा है, तो इसका उन्हें प्रत्युत्तर भी मिलेगा। मतलब जो यहाँ इस देश की भारतीय जनता है ना, वो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा किस पर, इसका रिजल्ट क्या होगा, उस पर ध्यान देती। वो जानती है कि इस संसार में सभी चीज का एक ना एक दिन अंत होना निश्चित है, कोई चीज यहां पर अस्थायी नहीं है। इसीलिए उनका यह दुख भरा समय भी एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा, ये भारतीय जनता अच्छे से जानती है। लेकिन करजन, कृतज्ञता की इस भूमि यानी भारत भूमि की महिमा ना तो तुम समझ पाए, और ना ही इस देश के लोगों का प्यार व विश्वास तुम जीत पाए, जिसका लेखक कहते हैं हमें बहुत दुख है। लेखक आगे कहते हैं कि करजन ने इस देश की जनता का तो कभी शिक्षित करने पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर मैं आपको एक चीज और बताऊं कि यहां की उस अनपढ़ जनता के बारे में कभी कभार सोच लिया करता था, जो नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की प्रशंसा के गीत गाती है। वो कहते हैं कि आपने भले इस देश की जनता को कभी शिक्षित करने पर ध्यान नहीं दिया कि ये भी पढ़े लिखे, इनको भी कुछ आए, लेकिन मैं बता दूं कि यही जो अनपढ़ जनता के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उनके बारे में कभी कभार सोच लिया करता था, जो नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की प्रशंसा के गीत गाती है। राजकुमार कौन था? राजकुमार नर सुल्तान ने अपने जीवन के कई साल नवरगढ़ में बिताए थे, जब उनके जीवन में संकट आया था। ठीक है, जब उनके जीवन में बहुत कष्ट आया था, उनके जीवन में बहुत संकट आया था, तो ये नवरगढ़ में आकर अपने कई साल बिताए थे। उसने नवरगढ़ में चौकीदारी से लेकर बहुत ऊंचे पद पर काम किया था, जो कि एक राजकुमार थे। लेकिन जब वह नवरगढ़ से अपने घर लौटने लगे, ठीक है, तो वह नवरगढ़ को प्रणाम कर उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूले कि विपत्ति के समय पनाह देने वाले नवरगढ़ को उनकी ढेरों आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। उन्होंने, जो ये राजकुमार जी थे, उन्होंने दी। और अंत में लेखक फिर करजन से कहते हैं कि हे करजन, जिस देश ने तुमको इतना सब कुछ दिया, मतलब उनको तो सिर्फ रहने के लिए उन्होंने दिया, वो जाते जाते शुक्रिया अदा करते गए जो है, और जिसको कि तुमको तो इस देश ने सब कुछ दे दिया, क्या इस देश से जाते वक्त तुम इस देश की शुक्रिया अदा करते जाओगे? क्या तुम ये कह पाओगे कि हे भारत, मैंने तेरी बदौलत सब कुछ पाया है, ये जो धन दौलत है, ये शानो शौकत है, ये जो रुतबा है, ये सब जो मैंने हासिल किया है, ठीक है, ये तुम आपकी वजह से मैंने किया है। तूने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर मैंने तुझे नष्ट करने में कोई कसर नहीं बाकी छोड़ी। हे संसार के सबसे पुराने देश, जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तब तक मैंने तेरी भलाई के बारे में कभी नहीं सोचा। अब मेरे हाथ में शक्ति नहीं है, इसलिए अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, मगर तेरे लिए प्रार्थना अवश्य कर सकता हूं कि तू फिर से उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को प्राप्त करे। मेरे बाद आने वाले शासक तेरे इस महान गौरव को समझे। करजन,
आप इतना तो कर ही सकते हैं और इतना करने मात्र से ही ये देश जो है वो तुम्हें माफ कर देगा। मगर हे करजन, तुम्हारे में इतनी उदारता कहां है? यानी तुम इतने कृतज्ञ कहां हो कि तुम ये कह सकते हो, तुम इस देश के लोगों से माफी मांग सकते हो जिसकी बदौलत तुम इतना कुछ पाए थे। ठीक है, तो ये हमारा पाठ था और इनसे संबंधित जो भी बातें थी वो बातें थी। अब हम चलते हैं कुछ इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। जैसे विदाई संभाषण पाठ के रचयिता कौन है? तो कौन है? बाल मुकुंद गुप्त जी इस पाठ के रचयिता हैं। आगे है हमारा जो प्रश्न है वो कहता है विदाई संभाषण पाठ किस विधा की रचना है? तो ये कैसी रचना है? व्यंग्यात्मक रचना है। लॉर्ड कर्जन पर ये क्या किया गया है? व्यंग किया गया है। उस समय जो उनका शासन काल था उस पर ये व्यंग किया गया। लेखक ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की है? कैंसर और जार से, नादिर शाह से। तो दोनों से उन्होंने की कि वो लोग भी तानाशाह थे, जैसे तुम तानाशाह हो, लेकिन वो लोग भी अपने प्रजा की बात सुने, लेकिन तुमने तो कभी उन्हें अपने पास तक नहीं आने दिया। लेखक के अनुसार भारत की जनता की क्या विशेषता है? वो कहते हैं कि भारत की जनता तो ऐसी है कि वह जब कोई उससे बिछड़ता है तो वो जो भी उससे बैर भाव रहता है, जो भी उससे दुश्मनी होती है, वो उसको भूल कर क्या होते हैं? उनके जाने से दुखी होते हैं। मतलब यहाँ भारत की जनता इस तरीके से है। दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत में बिछड़ते समय दुख की गहरी भावना होती है कि भाई जब वो एक जो बलशाली गाय थी जब वो चली जाती है तो कमजोर गाय जो कि उसको वो परेशान करती थी, फिर भी उसके जाने से वो दुखी होती है और उस दिन वो चारा नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस पाठ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी चीजें थी, वो सारी बातें हमने आपको बताई है। तो मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। थैंक यू बच्चा लोग मेरे, धन्यवाद। थैंक यू।